नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल आपकी क्लास ऑफ थी, तो इसलिए आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर यानी कि 25 और 26 जून के करंट अफेयर को एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कल संडे था तो आपने जो लास्ट वीक में जितना भी करंट अफेयर पढ़ाया होगा, जिन लोगों ने अपनी शॉर्ट नोट्स बनाई होगी या फिर जिन्होंने नहीं भी बनाया होगा, उन्होंने करंट अफेयर को अच्छे से रिवीजन किया होगा, साथ ही साथ अपने अदर सब्जेक्ट को भी प्रॉपर रिवीजन किया होगा। देखिए, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी चीज पढ़िए, उसको मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन करने की कोशिश करिए, यही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की क्लास में हम जो कि 25 और 26 जून के करंट अफेयर को देखेंगे। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास। तो आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में किस देश के प्रधानमंत्री को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका की एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट और यहाँ पे ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग है, उसके अनुसार देखा जाए तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं। दोस्तों, वो कौन रहे? ऑप्शन आप देख रहे हैं, मैक्सिको है, भारत है, अमेरिका है या फिर ब्रिटेन है। तो करेक्ट आंसर इस बी है, माफ करिएगा बी है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि देखा जाए दूसरे वर्ष भी लगातार ठीक है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं और ये अमेरिका स्थित एक सलाहकार कंपनी है दोस्तों। क्या नाम है? मॉर्निंग कंसल्ट। इसी के द्वारा ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जारी किया जाता है और इसमें यह कहा गया है कि जो रेटिंग हो रही थी उसमें 75% जो वोट मिला है वो मोदी जी को मिला है और इसी के साथ साथ ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। इस रेटिंग इंडेक्स में देखा जाए दूसरे नंबर पे कौन आते हैं तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं एलन बसेटे और तीसरे नंबर पे बात करें दोस्तों तो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं आंड्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर। ठीक है, ये तीसरे स्थान पे आते हैं लोकप्रियता के मामले में। दोस्तों, विश्व का जो सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है अमेरिका, उसके जो राष्ट्रपति दोस्तों जो बाइडेन, उनको इस रैंकिंग में देखा जाए तो 8वां स्थान मिला है। वहीं ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री दोस्तों ऋषि सुनक, उनको 13वें स्थान पे रखा गया है। नवीनतम रेटिंग की बात करें दोस्तों तो ये देखा जाए जो है इस महीने 7 से लेकर के 13 तारीख के बीच जो आंकड़े एकत्रित किए गए थे उसी आधार पे ये रेटिंग जारी किया गया है। और इससे पहले भी जो पिछले वर्ष जो है या पिछले महीने जो रेटिंग जारी किया गया था उसमें मोदी जी जो है शीर्ष स्थान पे थे। ठीक है, लोकप्रियता के मामले में, और पुनः वो दोबारा जो है सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो ये जो प्रशासक होते हैं उनकी सहायता के लिए स्थानीय भाषा में, ठीक है, एक तरीके से भारतीय भाषा कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गूगल के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो गूगल के द्वारा। आइए बात करते हैं। तो गूगल न्यूज इनिशिएटिव है दोस्तों, उसने जो भारत में जो स्थानीय समाचार प्रशासक हैं उन्हीं का समर्थन करने के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम दोस्तों स्टार्ट किया। ठीक है, इसको प्रारंभ किया है जो स्थानीय समाचार प्रशासक है उनके लिए। ग्लोबल न्यूज इनिशिएटिव की बात करें तो इंडियन लैंग्वेज जो है, इसका इंडियन लैंग्वेज जो प्रोग्राम है यानी कि भारतीय भाषा कार्यक्रम जो है वो एक तरीके की ऐसी पहल है जो प्रशासकों को विभिन्न घटकों के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया हर तरीके से। इसमें देखिए क्या होगा, उनको प्रशिक्षण तक पहुंच है, उनकी तकनीकी सहायता प्रदान किया जाएगा, उनको फंडिंग तक जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि क्या होगा, डिजिटल संचालन को बेहतर बनाने और अधिक पाठकों तक पहुंचने में मदद मिल सकेगी। देखिए, भाषा बहुत बड़ा माध्यम होता है, ठीक है, कहीं तक भी पहुंचने के लिए, और भाषा ही हमारे लिए एक तरीके से व्यवधान भी डालता है हमें लोगों तक जुड़ने में। तो अगर हम आसानी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रशासक होंगे उनको गूगल जो है भारतीय भाषा कार्यक्रम के माध्यम से उनको प्रशिक्षण प्रदान करेगा, उनको तकनीकी सहायता देगा, उनको फंडिंग भी देगा जिससे कि तकनीकी मुहैया कर सके। इसमें देखा जाए जो भारतीय भाषा कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम वो प्रशिक्षण देगा, तकनीकी सहायता देगा, वित्त पोषण भी करेगा और इन्हीं सब के माध्यम से जो है
अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, गुजराती, मराठी में समाचार प्रशासकों को समर्थन करने में मदद करना चाहता है। कौन दोस्तों? गूगल। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करेगा गूगल, और इसके लिए उसने एक भारतीय भाषा कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया है। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस राज्य में मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों की खोज की गई है? तो ये मध्य पाषाण काल, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मध्य पाषाण इसी को हम देखें कहा जाता है कि जिसमें सूक्ष्म जो स्टोन का यूज किया जा रहा था। ठीक है, सूक्ष्म पाषाण काल भी इसको कह सकते हैं, मध्य पाषाण काल को। और ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे 3 काल थे जिसमें से हम बात करते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल था। ठीक है, पूरा पाषाण काल जिसमें हम बात करते हैं कि जब पूरी तरीके से पूरा यानी कि पूरा पाषाण यानी कि पत्थर, जब पूरी तरीके से पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे किसका? नवपाषाण काल। तो यहाँ पे देखिए अभी हाल ही में जो है मध्य पाषाण काल का एक शैल चित्र मिला। शैल मतलब होता है दोस्तों पत्थर, चित्र जो है शैल पे बना हुआ चित्र, पत्थर पे बना हुआ चित्र की खोज की कहाँ किया गया है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अभी हाल ही में बात करें दोस्तों, तो जो पुरातत्व सर्वेक्षण है उसमें से एक महत्वपूर्ण पुरातत्वविद थे, उन्होंने मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों की खोज किया है। ठीक है, कहाँ से किया दोस्तों? आंध्र प्रदेश से किया है। और ये आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है उसमें जमीन के एक हिस्से को जोतते हुए एक व्यक्ति को दर्शाया गया, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसमें एक जमीन का एक हिस्सा जो है उसको जोता जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा। ये इस शैल चित्र में दर्शाया गया है, जो कि मध्य पाषाण कालीन जो है शैल चित्र है। और ये गुंटूर जिला जो है दोस्तों, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश का, वहां से मिला है। ये खोज कैसे हुई, किस दौरान हुई है? तो देखिए वहां पे एक तीर्थ स्थलों की स्थापना विशेषता का पता लगाने के लिए कृष्णा नदी की निचली घाटी के सर्वेक्षण के दौरान जो है ये पाया गया है। इससे पहले भी बात करें दोस्तों तो 2018 में तो पुरातत्वविदों ने गुंटूर जिले के, ठीक है, तचेपल्ली में प्राकृतिक चूना पत्थर संरचना पर लगभग 1500 से 2000 ईस्वी पूर्व नवपाषाण युग के, ठीक है, अनुमानित प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज किया था। तो इसके पहले भी गुंटूर जिले का एक क्षेत्र है जिसका नाम है तेजपल्ली, वहां से भी प्राकृतिक चूना पत्थर की संरचनाओं का मिला था। ठीक है, नवपाषाण युग की अनुमानित जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्र की भी खोज की गई थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए प्रागैतिहासिक काल यहाँ पे दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है 3 काल होते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक, ठीक है, और ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक दोस्तों जिस काल में पूरा जो है, जिस काल की जानकारी हमें पूरी तरीके से पुरातात्विक स्रोतों पे मिलती है, साहित्यिक स्रोत का जिसमें इस्तेमाल नहीं होता है, वो प्रागैतिहासिक। और इस काल के अंतर्गत 3 काल आता है दोस्तों, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। वहीं आदिऐतिहासिक जिसमें देखिए पूरी तरीके जो पुरातात्विक स्रोत भी है, साहित्यिक स्रोत भी है, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों की, क्योंकि साहित्यिक स्रोत की जो लिपि है उसका अध्ययन नहीं किया जा चुका है, जिस वजह से हम अभी भी पुरातात्विक स्रोतों पर जो है निर्भर है। और ऐतिहासिक काल जिसमें पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी है, और दोनों ही स्रोतों का बराबर इस्तेमाल करके जिस काल की जानकारी मिलती है उसे हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और नवपाषाण काल प्रागैतिहासिक शैल चित्र, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। आइए इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य राज्यों से भी संबंधित, जैसे कि कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी हाल ही में गृह ज्योति योजना, गरीबों के लिए सपनों का आवास शुरू किया है। ठीक है, तो गृह ज्योति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है योजना शुरू की गई है। वहीं तेलंगाना सरकार ने टोडी टैपर्स के लिए गीता कुर्मिकुला बीमा योजना लागू करने की घोषणा किया। ठीक है, टोडी टोपर्स के लिए। वही बात करें, छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में जल मितान युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। और मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है दोस्तों जिसने तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये देश का पहला राज्य बन गया है तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला। कौन दोस्तों? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखिए ये नियुक्ति से संबंधित है ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन वर्टिकल किसे किया गया दोस्तों? ये किया गया रूबी सिन्हा को किया गया। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें रूबी सिन्हा को, देखिए 3 साल के कार्यकाल के लिए, ठीक है,
ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकल का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और इन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों? तो शबाना नसीम का स्थान इन्होंने लिया है। तस्वीर आप देख लीजिए, यही है रूबा सिन्हा। ठीक है, रूबी सिन्हा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों तो ये ब्रिक्स नेशन, ठीक है, ब्रिक्स नेशन कौन कौन से? 5 देश हैं, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, इन 5 देशों के जो वाणिज्य और उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये एक मूल संगठन है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड इंडस्ट्री। वही बात करें, चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महिला वर्टिकल का, तो ये जो महिला सशक्तिकरण पहल है और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और भी नियुक्तियां देख लेते हैं इसी के साथ साथ। देखिए, अभी हाल ही में अलीबाबा के नए सीईओ बने हैं जिनका नाम है एडी व्यू, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एडी व्यू जो है ये अलीबाबा के नए सीईओ बने हैं। वही बात करें, देखिए अभी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। किसे नामित किया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन जो है ये आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। वहीं देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? एमी पॉप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, WTO का पूछा गया था, जो महिला थी। बताइए मुझे WTO के जो है वर्तमान कौन है अध्यक्ष और वो किस देश से संबंधित है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और ये संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है, प्रवासन एजेंसी, जिसका पहली जो है महिला महानिदेशक बनी है एमी पोप, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे कि निम्न में से कौन सा देश नासा के आर्टेमिस मिशन में शामिल हुआ है? तो नासा के आर्टेमिस मिशन में कौन सा देश शामिल हुआ है? किसने फैसला लिया है? देखिए, वो लिया है भारत ने। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी, भारत ने। तो भारत जो कि सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल होने का निर्णय लिया। ठीक है, तो आर्टेमिस अकॉर्ड का नेतृत्व कौन कर रहा है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसी अकॉर्ड में जो है भारत ने शामिल होने का निर्णय ले लिया। ठीक है, यहाँ पे जो अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी दोस्तों नासा, जिसे हम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, नासा, और साथ ही साथ भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये अगले साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन लॉन्च करने पर भी सहमत हुए हैं। तो ये जो इंटरनेशनल जो है स्पेस स्टेशन है, उसके लिए भी एक संयुक्त मिशन लॉन्च करने की योजना बनाया नासा और इसरो ने। आइए आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 1965 का अकॉर्ड है। ठीक है, आउटर स्पेस ट्रीटी पर ये आधारित है, आर्टेमिस अकॉर्ड। और ये ध्यान रखिएगा, ये एक गैर बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता। ये बाध्यकारी नहीं, आपके ना मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों उसमें ये बोल देगा कि आर्टेमिस अकॉर्ड जो है एक बाध्यकारी, ध्यान रखिएगा, ये एक गैर बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। और इसे देखा जाए स्पेस एक्सप्लोरेशन और सस्टेनेबल उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया। आर्टेमिस कार्यक्रम को, जैसा कि नासा की बात करें दोस्तों, तो ये मानव को चंद्रमा पर उतारने की नासा की पहल है। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसका लक्ष्य जो है 2024 में ये बनाया जा रहा है कि पृथ्वी के जो प्राकृतिक उपग्रह से पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। आर्टेमिस अकॉर्ड का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और साथ ही साथ इस अकॉर्ड को जो हस्ताक्षर करने वाला, जैसे कि भारत हस्ताक्षर किया है, ठीक है, तो हस्ताक्षर देशों द्वारा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भी प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। इस अकॉर्ड का अगला उद्देश्य क्या है? तो स्पेस ऑपरेशन की सुरक्षा को बढ़ावा देना है, अनिश्चितता को कम करना है, सभी मानव जाति के लिए अंतरिक्ष सस्टेनेबल और लाभकारी उपयोग को बढ़ावा देना है। यानी कि जो कुछ भी हम अंतरिक्ष के इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी उद्देश्य से, वो मानव जाति के लिए सस्टेनेबल होना चाहिए और साथ ही साथ लाभकारी होना चाहिए। देखा जाए तो आर्टेमिस अकॉर्ड इसी चीज को सुनिश्चित करता है। तो ये 1967 को ध्यान रखेगा, ये हुई थी संधि आर्टेमिस अकॉर्ड अमेरिका के नेतृत्व में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेगा। और भारत ने जो कि इसमें शामिल होने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, जो कि अवार्ड से रिलेटेड है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है दोस्तों? ये किया है टेड्रोस एडनोम को। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो WHO के, जो देखिए पूरा नाम इनका टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस है, उनको जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ये विश्व बैंक के जो है महानिदेशक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि ये किस देश से संबंधित है। ठीक है, और यह सम्मान ध्यान रखिएगा टेड्रोस को क्यों दिया गया। जैसा कि आपको पता है 2020 का जो ओलंपिक होने वाला था दोस्तों, टोक्यो जो कि जापान की राजधानी, वहां होने वाला था,
लेकिन कोरोना के कारण जो है ये स्थगित होकर के 2021 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया। और चूंकि कोरोना के दौरान जिस तरीके से पूरा मैनेजमेंट संभाला गया, जिस तरीके से जो है समापन हुआ इस टोक्यो ओलंपिक का, वो काफी ज्यादा सराहनीय था, जिस कारण से WHO के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस गैब्रियस, उनको जो है ये सम्मान जो है प्रदान किया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। आइए कुछ और भी हम पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे कि प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार आलोचक हैं आचार्य एन गोपी, उनको प्रथम प्रोफेसर कोत्तपल्ली जयशंकर पुरस्कार से देखिए जो है सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा ये प्रथम पुरस्कार था, प्रथम प्रोफेसर कोत्तपल्ली जयशंकर पुरस्कार, जो कि ये एन गोपी जी को दिया गया है। वही बात करें बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्ज गास्पोडिनोवा ने अपने उपन्यास टाइम शटलर के लिए 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया टाइम शटलर को। कौन थे इसके लेखक? जॉर्जी गैस्पोडिनोव। वही बात करें दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला है 8वां राष्ट्रीय पुरस्कार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 8वां राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए फोटोग्राफी पुरस्कार में शशि कुमार रामचंद्र को प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दिन से रिलेटेड है, दिवस से रिलेटेड है कि किस दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। किस दिन मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया 23 जून को मनाया गया। ठीक है, 23 जून को मनाया गया। तो हर साल देखा जाए 23 जून को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस देखिए सार्वजनिक सेवाओं और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो उनमें काम करने वाले लोग हैं उनके महत्व की सराहना के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बार ये दिवस महासभा जनरल असेंबली के द्वारा मनाया गया था 20 दिसंबर 2022 को। जो है इस दिवस को मनाए जाने के लिए नामित किया गया था कि हर साल जो है 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाएगा। ये घोषणा 20 दिसंबर 2002 को किया गया था। आइए कुछ और भी दिवस बात कर लेते हैं। देखिए 23 जून को ही एक और दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का मनाए जाने का उद्देश्य देखिए ये एक वार्षिक उत्सव है, हर साल मनाया जाता है 23 जून को। और दुनिया भर में जो खेल है, स्वास्थ्य है और एकता है, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल जो है ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार जो ये दिवस मनाया गया था 1948 में मनाया गया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है जो इस दिवस का आयोजन करती है या फिर इस खेल का, ओलंपिक खेलों का, उसकी जो स्थापना की गई थी 23 जून को किया गया था 1894 को। इसी कारण से इस दिन हम जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जून 1894 को मनाया गया था, जो है बना थी स्थापना किसके बदौलत? ये पेरिस के सोरबोन में पेरियर डी कुपर्टिन के प्रयासों से जो है ये दिवस, ये जो है समिति बनाई गई थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए कुछ अन्य दिवस की बात कर लेते हैं। देखिए 23 दिवस को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस। और इस साल जो है इसकी थीम क्या है? लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी इसकी थीम है। वही बात करें विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया 21 जून को मनाया गया। देखिए 21 जून को भी 3 दिवस मनाया जाता है, एक विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है, विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो मनाया जाए उसका देखिए थीम क्या है? तो हाइड्रोग्राफी महासागर के डिजिटल विजन, ठीक है, डिजिटल विजन को रेखांकित करना। वही देखिए 21 जून को हम लोगों ने क्या मनाया दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। और 21 जून को हम लोगों ने विश्व संगीत दिवस मनाया। तो इतने सारे दिवस हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन किए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य की पुलिस ने पोंगल पाथुकाप्टू थीतम यानी कि महिला सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना शुरू की है? तो किस राज्य की पुलिस है दोस्तों? तो तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने। तो तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने, जो तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई, वहां पे एक पोंगल पाथुकाप्टू थीटुम यानी कि महिला सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना शुरू की है। ये उन महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा योजना जो महिलाएं रात में जो है काम पे जाती हैं, यानी कि ये एक तरीके से उन महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करना है जो रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे के बीच में जो काम से लौटती हैं, उनको सुरक्षित परिवहन जो है सुविधा प्रदान की जाएगी। और ये प्रत्येक दिन चलने वाली, मतलब पूरे सप्ताह में प्रत्येक दिन जो है चलेगी। और जो महिलाएं रात में अकेले यात्रा करती हैं और असहज महसूस या असुरक्षित महसूस करती हैं, वो इन नंबरों पर जो ये चूंकि हेल्पलाइन दिया गया है, वो इन हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकती हैं। ठीक है,
तो ये तेलंगाना, यहाँ पे तमिलनाडु की पुलिस है चेन्नई शहर में, ठीक है, जो रात पेवर के लिए महिलाएं जाती है उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए, ठीक है, पेंगल पाथुकाप्टू थिट्टम जो है योजना शुरू किया है, यानी कि महिला सुरक्षा योजना। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शहर में योगा दिवस कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो देखिए, योगा कार्यक्रम था जिसमें एक साथ लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और ये अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है दोस्तों। किस शहर में? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है गुजरात का शहर सूरत में, ठीक है। तो गुजरात के शहर सूरत में जो योगा दिवस कार्यक्रम था उसमें लगभग इस कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बन गया है, ठीक है। एक स्थान पर योग सत्र के लिए सबसे बड़ा जमावड़ा जिसमें 1.53 लाख लोगों ने भाग लिया है। पिछला रिकॉर्ड देखिए, राजस्थान के कोटा में बनाया गया था, वहां पे लगभग 1,984 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और इस बार बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। और ये जो घोषणा की गई है वो गुजरात के जो गृह मंत्री हर्ष सांघवी उनके जो है इन्होंने इस रिकॉर्ड के बारे में बताया। तो इस साल योगा दिवस कार्यक्रम पे जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है सूरत के लोगों के द्वारा, क्योंकि इन्होंने इस कार्यक्रम में लगभग 1.53 लाख लोगों ने भागीदारी की है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों की ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का कौन सा शहर सबसे अच्छा रहने के लिए है? तो देखिए, ये है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना जो है ये दुनिया में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है ग्लोबल, ठीक है, लाइबिलिटी इंडेक्स के अनुसार। तो यहाँ पे हम बात करें, ये जो इंडेक्स है दोस्तों जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, विश्व में रहने योग्य सबसे अच्छे शहर, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स जो जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ये चीज ध्यान रखेगा। और ये देखा जाए कि 5 मैट्रिक्स के आधार पे जो है शहरों को रैंकिंग प्रदान करता है। कौन से ये मैट्रिक्स है? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य देखभाल, यहाँ पे देखभाल होना था, ठीक है। उनकी संस्कृति के आधार पे पर्यावरण, शिक्षा और सस्टेनेबिलिटी, इन सब 5 मैट्रिक्स के आधार पे शहरों को रैंकिंग प्रदान किया जाता है, जिसमें वियना ने देखा जाए तो इसमें जो है इस इंडेक्स में इस वर्ष 172 शहरों को शामिल किया गया था और लगातार दूसरे साल देखा जाए वियना जो है दुनिया में सबसे अच्छा रहने योग्य शहर के रूप में आया है, ठीक है, घोषित हुआ है। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है दोस्तों। यहाँ पे जो ये सफलता जो वियना को मिली है वो कौन कौन से क्षेत्रों में इसने कार्य किया था? तो देखा जाए ये जो श्रेय मिलेगा यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर शिक्षा है, स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में वियना ने अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य सेवाओं में भी, सांस्कृतिक और मनोरंजन की विविधताओं में नायाब संयोजन के कारण जो है ये पुरस्कार जो है या फिर ये रहने योग्य शहर के रूप में वियना को घोषित किया गया है। वही दूसरे स्थान पे बात करें दोस्तों तो जो डेनमार्क की जो राजधानी कोपेनहेगन वो दूसरे स्थान पे आता है दुनिया के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर में। वही तीसरे स्थान पे देखिए जो है, इसके बाद देखा जाए तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है मेलबर्न और चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी जो है वो आता है, ठीक है। वहीं इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि दुनिया का सबसे बदतर शहर जो है किसे दर्जा दिया गया बदतर शहर का, तो यहाँ पे अल्जीरिया की जो है अल्जीरियस, लीबिया की देखा जाए त्रिपोली और सीरिया की जो राजधानी दमिश्क, ये दुनिया के सबसे बदतर रहने योग्य जो है 3 शहर हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इस इंडेक्स में बताया गया है, तो इंडेक्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स जो जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा और इस साल भी देखा जाए दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य जो शहर है वो है वियना, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि गोल्फ में अपने पहले प्रमुख खिताब के लिए यूएस ओपन जीता है किसने? विंधन क्लार्क ने जीता है। वहीं बात करें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं कौन? कमल किशोर चटवाल बने हैं। वहीं गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नामित किया गया किसे? हंसमुख अधिया को किया गया है। रेटिंग ने, ठीक है, फिच रेटिंग ने, ध्यान रखिएगा यहाँ पे गलत हो गया है, फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया कितना? 6.3%। वहीं हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्कीम बैंक का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक्स जीके के बारे में। तो हमारा सबसे पहला जो है टॉप 10 स्टैटिक्स जीके है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस यानी कि कागज रहित विभाग है कौन सा दोस्तों? कोयला मंत्रालय।
रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले हुआ था किस देश में दोस्तों? चीन में हुआ था। ठीक है। वहीं बात करें उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था दोस्तों सातवाहन राज्य ने। सातवाहन शासकों ने पहले ही वेतन के बदले भूमि दान देने की प्रथा चलाई थी। भारत में पहली बार जो है जनगणना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1872 में। आप बताइए किसके शासनकाल में? उस समय का जो है गवर्नर जनरल कौन था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, 1872 में हुई थी। अगला है जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे कौन दोस्तों? ऋषभदेव हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है कौन बनाती है? मिसिसिपी और मिसौरी नदी यूएसए में। ठीक है। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में, जिसकी अध्यक्षता किया गया था दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर को जो है 11 अस्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अगला है कवक, जिसे फंगी कहा जाता है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक विज्ञान कहा जाता है, यानी कि माइकोलॉजी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो ये अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, लाइक कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। दोस्तों फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।